हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है 10th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं भारत और समकालीन विश्व। इसी के अंतर्गत बच्चों हम लोग आपका बात कर रहे थे इसी में कि कैसे जो आपका खंड जो आपका सेकंड है, खंड आपका सेकंड के अंतर्गत भूमंडलीकृत आपका विश्व का बनना, कि हमारा पूरा विश्व कैसे आपका ग्लोबलाइज हुआ, हम लोग आपका इस विषय में आपका बात कर रहे थे। अब देखिए हम लोग जो है आज अपने चैप्टर के अंतर्गत हम लोग ये देखेंगे जो आपका यूरोपियन आपके जो टाइम था वो लोग कैसे आपका विश्व के साथ मिले, कौन कौन सी चीजें थी जिनके साथ जो आपका ट्रेड जो था वो आपका प्रारंभ हुआ, और कैसे सबसे पहले खाद्यान्न चीजों का जो आपका ट्रेड हमारे बाजार में आया, और कैसे हम जो हैं एक दूसरे के साथ मिले और मिलकर कैसे हम लोगों ने ये सारी चीजें करी और कैसे हम लोग अब ग्लोबलाइज हुए। हमें इन सब चीजों के बारे में बहुत अच्छे से इनको पढ़ना है व इनको समझना है, ताकि हम लोग ये वो आपका समझ पाएं कि कैसे आपका हम लोग जो आज वर्तमान में हमारे सारे देशों के साथ इतने अच्छे संबंध है, और हम जो आपका विचार और हमारा ज्ञान, हमारी तकनीकी, हमारा ट्रेड जो भी वो आपका ट्रांसफर होता है एक देश से दूसरे देश, तो ये कहीं ना कहीं आपका इस टाइम का जो पास्ट हमारी आपकी हिस्ट्री रही है उसी का एक बहुत बड़ा योगदान हम लोगों को आपका दिखाई देता है। क्लियर है बच्चों? चलिए, ध्यान देना है आपको इन सभी चीजों के साथ। तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, जैसा आपको पता है कि हम कल शुरू करे थे विश्व अर्थव्यवस्था का उदय, तो इसको हम लोग आपका द्वारा पढ़ना प्रारंभ करते हैं और हम समझेंगे कि कैसे विश्व जो अर्थव्यवस्था है उसका उदय हुआ, कैसे हमारे सामने ये मिली। देखिए, इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले औद्योगिक यूरोप में खाद्यान्न उत्पादन और उपभोक्ता के बदलते रुझानों पर विचार करेंगे तो बेहतर होगा। सबसे पहले क्या देखना है, जो औद्योगिक जो आपका यूरोप था उसमें जो खाद्यान्न उत्पादन और उपभोग के जो बदलते हुए जो आपके रुझान थे वो आपका प्रारंभ हुए, तो उनको रुझानों को हमको समझना है। सामान्य रूप से सभी देश भोजन के मामले में आत्मनिर्भर होने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन 19वीं सदी के ब्रिटेन की बात अलग थी। कह रहे कि पहली बार ऐसा हो रहा था कि जो आपका 19वीं सदी का जो आपका ब्रिटेन था उसमें कुछ थोड़ी सी बात क्या थी, अलग थी। जो ये आपके लोग थे, अगर इनकी पूरी डिपेंडेंसी जो थी, आत्मनिर्भरता अगर खाद्यान्न पर चली, तो वहां का क्या हो गया, जो आपकी लाइफ स्टाइल थी वो क्या हो गई, आपका गिर गई और सामाजिक तनाव फैलता। आइए देखते हैं कि इस आकांक्षा के पीछे क्या कारण थे। अब थोड़ा सा हमको जो आकांक्षा थी, हमको इन सब के पीछे जो कारण थे, जो रीजन थे, उन रीजनों को जानने का हम लोगों को मौका मिल रहा है और हमको देखना चाहिए। देखिए, 18वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी थी। नतीजा, देश में भोजन की मांग भी बढ़ी। अब देखिए, जिस तरह से आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो बच्चों ये तो एक स्वाभाविक रूप है कि उनको खाना खिलाने के लिए खाद्यान्न की आवश्यकता तो होगी ही। तो अब आबादी बढ़ी है तो भोजन की मांग तो क्या होगा, बढ़ेगी, ये स्वाभाविक रूप है। और जो लोग उत्पादन कर रहे हैं, अगर वो उनके आपके देश में इतना पर्याप्त नहीं है, तो उनको बाहर से आपका क्या करना पड़ेगा, आयात कराना पड़ेगा। जैसे जैसे शहर फैले और उद्योग बढ़ने लगे, कृषि उत्पादों की मांग भी बढ़ने लगी। कृषि उत्पाद महंगे होने लगे। अब देखिए, महंगे कब होते हैं आप समझिए। अगर कोई भी, चाहे वो आपका कृषि उत्पाद हो या कोई भी अन्य चीज हो, वो महंगी कब होती है, जब किसी की सप्लाई कम होती है। सप्लाई का मतलब है आपकी पूर्ति कम होती है और मांग अधिक होती है, डिमांड, यानी कि एक वस्तु को चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं और वो वस्तु कम है। अब जिसके पास होगी, जब चाहने वाले ज्यादा हैं, तो जिसके पास होगी, ऑब्वियस सी बात है, वो उसको आपका प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेगा। ऐसे में क्या होता है कि वो अपनी वस्तु के रेट बढ़ा देता है, दाम बढ़ा देता है, क्योंकि जानता है कि बाजार में एक वस्तु को खरीदने के लिए बहुत सारे उपभोक्ता हैं, बहुत सारे लोग हैं। इसलिए वो क्या करता है, अपनी वस्तु का कीमत जो है बढ़ा देता है। यही सब कुछ हमारे बाजारों में भी होता है, आम रूप से प्रचलित होता है। ठीक है ना? दूसरी तरफ बड़े भूस्वामी के दबाव में सरकार ने मक्का के आयात पर भी पाबंदी लगा दी। अब देखिए, जो आपके बड़े बड़े आपके भूस्वामी होते हैं, अब
जब उनका प्रेशर गवर्नमेंट पर आया तो उन्होंने क्या कर दिया कि मक्का जो ये लोग बाहर से मंगा रहे थे, क्लियर है, उस पर क्या कर दिया आपका पाबंदी लगा दी कि हम बाहर से कुछ भी ट्रेड नहीं करेंगे। अगर हम बाहर से ट्रेड नहीं करेंगे तो हमें खाद्यान्न आपूर्ति है नहीं, तो जो हमारे पास खाद्यान्न होगा वो आपका क्या होगा, महंगा बिकेगा। और बिकेगा किसका, जो जो आपका बड़े बड़े भूस्वामी है उनका। तो अल्टीमेटली बेनिफिट किसका हो रहा था, जो बड़ा वर्ग है, जो बड़े आपके भूस्वामी है उनका। जिन कानूनों के सहारे सरकार ने यह पाबंदी लागू की थी उन्हें कॉर्न लॉ कहा गया। अब देखिए, खाद्यान्न पदार्थ की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपति और शहरी बासिंदों ने सरकार को मजबूर कर दिया और वहां कॉर्न लॉ को फौरन समाप्त कर दें। अब देखिए, अब वहां एक लॉ आ गया, कॉर्न लॉ। अब ये क्या था, मक्का का ही कानून था, क्योंकि हम लोग आपके इंग्लिश में कॉर्न कहते हैं मक्का को। इसमें क्या कानून था कि हम लोग अपना जो भी हमें खाद्यान्न चीजें होंगी, खास करके मक्का को हम लोग बाहर से क्या नहीं करेंगे, आयात नहीं करेंगे, बाहर से नहीं मंगवाएंगे। और जब आपकी कीमत बढ़ने लगी, जनता आपके त्राहिमाम करने लगी, उद्योगपति आपका त्राहिमाम करने लगे, तो सरकार को मजबूरन होकर उस कानून को आपका समाप्त करना पड़ा। अब देखिए, कॉर्न लॉ के निरस्त हो जाने के बाद बहुत कम कीमत पर खाद्यान्न पदार्थों का आयात किया जाने लगा। आयातित खाद्यान्न पदार्थ की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्यान्न पदार्थों से भी कम थी। अब देखिए क्या हो रहा है कि जितनी खाद्यान्न पदार्थ की लागत है वो क्या था, जो आपका ब्रिटेन था वो उतना क्या नहीं कर पाता बच्चों, पैदा नहीं कर पाता। यानी कि जितनी भी खाने की चीजें थी उनमें बहुत सारी आपका कमी थी, हमको दिखाई दे रही थी। फलस्वरूप ब्रिटिश किसानों की हालत बिगड़ने लगी थी, क्योंकि आयातित माल की कीमत का मुकाबला नहीं कर सकते थे। अब जो वहाँ के किसान थे उनकी कंडीशन बिगड़ रही थी, क्योंकि जो बाहर से चीज आ रही है वो क्या थी आपकी, सस्ती हो सकती है, और जिससे क्या होगा वो उसको फेस नहीं कर पाएंगे। तो अब वहाँ के किसानों की समस्या बढ़ने लग गई थी। अब देखिए, विशाल भूभाग पर खेती बंद हो गई, हजारों लोग बेरोजगार हो गए, गांव से उजड़कर या तो वे शहर या दूसरे देश जाने लगे। जब आपका एग्रीकल्चर ही आपका खत्म हो जाएगा, चौपट हो जाएगा, तो जो लोग आपका डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर हैं वो लोग कहाँ जाएंगे, दूसरे काम की तलाश में शहर जाएंगे, शहर नहीं जाएंगे तो किसी के देश जाएंगे, क्योंकि आदमी रोजगार और काम की तलाश में उसे अपने स्थान को छोड़ना पड़ता है। तो लोग क्या हो गया, आपका गांव से उखड़कर शहरों में, या फिर आप देखिए शहर से लेके जो आपके दूसरे देश हैं उनकी तरफ ये जाने लगे। अब ऐसे क्या होता है, जब खाद्यान्न पदार्थों की कीमत में गिरावट आई तो ब्रिटेन में उपभोक्ता का स्तर बढ़ गया। अब देखिए, जब खाद्यान्न चीजों में आपकी गिरावट आई तो जो जितने भी ब्रिटेन में आपका उपभोग करने का जो आपका लेवल था वो क्या हो गया, बढ़ गया। क्योंकि जब चीजों के रेट कम होते हैं और जो पहले महंगी और सस्ती, तो उसकी जो आपका कंज्यूमिंग है वो एकदम से बहुत जल्दी आपका बढ़ जाती है बच्चों, क्लियर है। और जब वो आपका बढ़ती है तो हमको कुछ ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमको फेस करने पड़ जाते हैं। ये कौन सा स्कूल, ठीक है बच्चों। अब देखिए आगे क्या हुआ। 19वीं सदी के मध्य से ब्रिटेन की औद्योगिक प्रगति काफी तेजी से बढ़ रही थी, जिससे लोगों की आय में वृद्धि हुई। इससे लोगों की जरूरत बढ़ी, खाद्यान्न पदार्थ का भी और ज्यादा मात्रा में आयात होने लगा। पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दुनिया के हर हिस्से में ब्रिटेन का पेट भरने के लिए जमीनों को साफ कर खेती की जाने लगी। अब देखिए, ब्रिटेन का अगर आपका पेट भरे, इसके लिए चाहे वो आपका पूर्वी यूरोप हो, चाहे वो आपका रूस हो, चाहे क्या हो आपका अमेरिका हो, चाहे आपका क्या हो ऑस्ट्रेलिया हो, दुनिया के हर हिस्से में जाकर इन्होंने जो भी आपकी जमीन थी उसको साफ किया और कृषि का जो काम था वो करना आपका इन्होंने प्रारंभ कर दिया। क्लियर है बच्चों, ये आपको दिखाई देगा। आप एक चित्र के माध्यम से थोड़ा सा जो है आप इसको समझ सकते हैं, इसको देख सकते हैं। देखिए किस प्रकार से हो रहा है कि चित्र बनाया है अमेरिका को रवाना होते हुए आप प्रवासियों के लदे जहाज के चित्र, कि लोग क्या हो रहे हैं,
अपने प्रवास के लिए जा रहे हैं और उसका एक चित्र हम लोगों को वो आपका दिखाया गया है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, खेती के लिए जमीन को साफ कर देना ही काफी नहीं था। खेतीहार इलाकों को बंदरगाह से जोड़ने के लिए रेलवे की भी आपका जरूरत थी। ज्यादा तादाद में माल माल ढुलाई के लिए नई गोदियां बनाकर और पुरानी गोदियों को फैलाना जरूरी था। नई जमीनों पर खेती के लिए यह आवश्यकता था कि दूसरे इलाकों के लोग वहां जाकर बसें, यानी नए घर बनाए, नई बस्तियां बनाना शुरू करें। इन सारे कामों के लिए पूंजी और श्रम की जरूरत थी। इसके लिए लंदन जैसे वित्तीय केंद्रों से पूंजी लानी थी। अब देखिए, आप चाहते हैं कि हर चीज जो एग्रीकल्चर है वो दूर दराज तक फैले, और फैलने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, जो वहाँ के लोग हैं उनको आकर बसना पड़ेगा। उसके लिए उनको घर बनाने पड़ेंगे, जो आपकी नई बस्तियां हैं वो आपकी बनानी पड़ेंगी। और सबसे बड़ी बात है, पूंजी और श्रम की क्या होगी, इसमें जरूरत होगी। ध्यान देना है बच्चों कि जो आपकी पूंजी है और जो आपका श्रम है, इनकी ना बहुत ज़्यादा आपकी ज़रूरत होगी, ताकि ये क्या कर सके, इन सारी चीज़ों को आपका बहुत अच्छे से वह इनको मैनेज कर सके, वो इनको देख सकें। ऐसी इनकी आपका कोशिश रहनी चाहिए। ठीक है ना बच्चों? ये आपको ध्यान रखना है। तो इन सारे चीज़ों के लिए इनको आपको देखना था कि श्रम और जो आपका पूंजी है उसकी ज़रूरत क्यों थी। ठीक? और पूंजी कहाँ से आएगी? जो आपका लंदन है, लंदन में जो आपका वित्तीय जो आपके सेंटर हैं, वहाँ से इनको प्रोवाइड करानी पड़ेगी। ठीक? अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे जिन स्थानों पर मजदूरी की कमी थी, वहाँ लोगों को वहाँ ले जाकर आपके बसाए जाने लगे, यानी कि श्रम का प्रवास होने लगा। अब देखिए, चाहे आपका अमेरिका हो, चाहे आपका क्या हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इन स्थानों पर क्या था, आपकी मजदूरों की कमी थी। तो लोग क्या हो गए, जहाँ कमी थी वहाँ के लिए क्या करने लगे, आपका लोगों को आपका ले जाकर वहाँ बसाने लगे, और क्या हो गया, श्रम का आपका प्रवाह शुरू हो गया। कि कैसे श्रम एक देश से दूसरे देश जा रहा है, इसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। 19वीं सदी में यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए। माना जाता है कि पूरी दुनिया में लगभग 15 करोड़ लोग बेहतर भविष्य की चाह में अपना घर-बार छोड़कर दूसरों के देशों में जाकर काम करने लगे थे। क्या होने लगा था कि दूसरों के देशों में जाकर वो क्या करने लग गए थे, आपका काम करने लग गए थे। ठीक है? 1980 तक एक वैश्विक आर्थिक, देखिए सबसे पहले ध्यान देना है कि ये पूरी स्थिति आपने पढ़ी, इसका अवलोकन करा, तो आपको हर एक फेज आपको पता लगा कि कैसे जनसंख्या बढ़ी, कैसे कीमत बढ़ी, कैसे लॉ लगे, कैसे समस्या हुई, कैसे लोग बाहर को जाने लगे, अन्य देशों में एग्रीकल्चर करने लगे, वहाँ उनके लिए क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी। इन चीज़ों को हम लोग इसमें अब तक देखा। अब देखिए, 1990 के तक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी। इस घटनाक्रम के साथ ही श्रम विस्थापन रुझाने, आपका पूंजी प्रवाह, पारिस्थितिकी और तकनीकी में गहरे बदलाव आ चुके थे। अब भोजन किसी आसपास के गांव या कस्बे में नहीं, बल्कि हजारों मील दूर से आने लगा था। अब देखिए कहाँ से आ रहा है खाना, जो आपकी चीजें हैं, जो आपका भोजन है, कहाँ से आ रहा है बच्चों? जो आपके हजारों मील हैं, दूर हैं, वहां से ये सारी चीज आने लगी थी। अब अपने खेतों पर खुद काम करने वाले किसान ही खाद्यान्न पैदा नहीं कर सकते थे। अब यह काम ऐसे औद्योगिक मजदूर करने लगे थे जो संभवतः हाल ही में वहां आए थे, और ऐसे खेतों में काम कर रहे जहां महज एक पीढ़ी पहले संभव ठेका जंगल रहेगा। खाद्यान्न पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए वहां रेलवे का इस्तेमाल किया जाता था। रेल का नेटवर्क इसी काम के लिए बिछाया गया, यानी कि जहाज से एक दूसरे देश तक पहुंचा जा सके, जहां इन जहाजों में दक्षिण यूरोप, एशिया, अफ्रीका और कैरेबियन द्वीप समूह के मजदूरों से बहुत कम वेतन
आपका करवाया जाता था। क्या होता था कि वहाँ के जितने भी लोग थे, वहाँ का जो वेतन है वो आपका बहुत कम, ये सारी चीज़ें उनसे कराई जाती थी। तो ये सारी चीज़ें थी, ये थोड़ा सा आपको समझना है और वो आपको देखना है। बहुत बड़े पैमाने पर से ही, लेकिन इस तरह के नाटकीय बदलाव हम अपने यहाँ पंजाब में भी देख सकते हैं। यह ब्रिटिश भारत सरकार के अर्ध रेगिस्तानी परती जमीनों को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया। आप देखिए, आप समझ सकते हैं कि जो आपका ब्रिटिश भारत आपका सरकार ने क्या करा था, जो अर्ध रेगिस्तानी आपकी परती जो आपकी जमीन है, परती का मतलब जो भी उपजाऊ जमीन है, अब उसको डेवलप करने के लिए क्या किया गया था, नहरों का जाल आपका बिछा दिया गया ताकि निर्यात के लिए गेहूं और कपास की खेती की जा सके। क्या कर सके हम, ताकि हम किसी चीज का आपको ट्रेड करना है, गेहूं और आपका कपास का, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो कृषि है उसमें आपका हमें सिंचाई की सुविधा को अच्छा करना पड़ेगा। नई नहरों की सिंचाई वाले इलाकों में पंजाब के अन्य स्थानों के लोगों को लाकर बसाया गया। उनकी बस्तियों को कैनाल कॉलोनी, नहर बस्ती कहा जाता था। क्या बोलते थे उनको, कैनाल कॉलोनी, नहर बस्ती आपका कहा जाता था। भोजन तो सिर्फ एकमात्र उदाहरण है। कुछ ऐसी ही कहानियां कपास की भी रही हैं, जिनकी दुनिया भर में बड़े पैमाने पर खेती की जाने लगी थी ताकि ब्रिटिश कपड़ा मिलों की मांग को पूरा किया जा सके। रबड़ की कहानी भी इसे अलग नहीं है। अब देखिए, पूरी दुनिया में जो आपके बड़े पैमाने पर जो एक कहानी मिलती है आप कपास की, क्योंकि अभी आप आपका देख रहे हैं कि आपका किस तरह से कपास की डिमांड है, तो इसमें भी एक हिस्ट्री रही है अपने आप में। जो आपका कपास है उसको पूरा वो आपका देखने के लिए, तो इन सब चीज़ों को समझना है, इनको देखना है और पूरी तरह से, ताकि ब्रिटिश कपड़ा मिलों की मांग को पूरा किया जा सके। अब क्यों करनी है कपास की खेती, कि ताकि जितनी डिमांड है आपका ब्रिटिश कपड़ा मिलों को, हम उनको कंप्लीट कर सकें, हम उनको ये सारी चीज़ें प्राप्त करें। रबड़ की कहानी भी इससे अलग नहीं थी, क्योंकि विभिन्न चीज़ों के उत्पादन में विभिन्न इलाकों में इतनी महारत हासिल कर ली थी कि 1820 से लेकर 1914 के बीच विश्व व्यापार में 75 से 40 गुना वृद्धि हो चुकी थी। अब देखिए, और 1820 से 1914 के बीच का जो आपका समय था, जहां ट्रेड आपका क्या था, 25% वृद्धि की थी, अब वो कितना हो गया था समझिए, 40 गुना वृद्धि हो चुकी थी। यानी कि व्यापार नियंत्रण बढ़ रहा था। इस व्यापार में लगभग 60% हिस्सा प्राथमिक उत्पादकों यानी गेहूं और कपास जैसे कृषि उत्पाद तथा कोयले जैसे खनिज पदार्थ का था। अब देखिए, इसमें जितना भी आपका ट्रेड हो रहा था 100% में 60% बच्चों किस चीज का था, प्राथमिक जो भी उत्पाद हैं उनका, और प्राथमिक जो उत्पाद हैं उनमें भी खास करके इंडिकेट किया गया था बच्चों, ध्यान रखना है आपको। उसमें था आपका गेहूं, ध्यान दीजिए, और कपास। ये दो ऐसे एग्रीकल्चर थे कि आपके प्रोडक्ट थे जिनकी सबसे ज्यादा आपका प्राथमिक आपके उत्पाद में डिमांड थी, गेहूं और कपास। और कोई अगर था उसके बाद तो आपका कोयला, और ये था आपका खनिज पदार्थ के रूप में। इसकी डिमांड क्या थी, विश्व के रूप में आपका बढ़ रही थी। क्लियर है। अब देखिए, अभी जो आपने पढ़ा है, अभी ये सबसे पहले पढ़ने से पहले एक छोटी सी इमेज आपको देख लीजिए, ताकि हम बीच बीच में कुछ चीज़ें आपके देखते रहें और उनसे हम लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, हम उनके प्रति अभ्यस्त हों। तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी होती हैं, ताकि हम लोगों को नई नई चीज़ों का बारे में हम लोगों को स्पष्ट रूप से आपका पता चलता रहे और हम लोग उनको सीख पाएँ। ये एक बेहद अच्छी बात है। क्लियर है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। देख लिया आपने चित्र। अब देखिए, जहाज पर चढ़ने का इंतजार करते आयरिश प्रवासियों का चित्र, माइकेल फ्रेजेल्ला। अब देखिए, ये चित्र बनाया गया है कि कैसे लोग आपका जहाज चढ़ने के लिए वो आपका वेट कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं उस समय की स्थिति क्या रही थी। तो ये सारी चीजें आपका जुड़ी हैं विश्व
अर्थव्यवस्था का जो उदय हम लोग पढ़ रहे हैं उसके बीच। और इसमें भी एक है जो आपका मेन है, जो आपकी यूनिट है, आपका यूनिट नंबर 2, 19वीं शताब्दी 1815 से लेकर आपका 1419 के बीच का जो समय है, इस पूरे समय को हम लोग आपका यूटिलाइज कर रहे हैं और इसको हम लोग बहुत अच्छे से आपका देख रहे हैं। ठीक है, देख लिया आपने, पढ़ लिया, इसको हम देखें। और मुझे ऐसा बताइए बच्चों, कोई चीज़ ऐसी है शायद जो आपको समझ ना आई हो? कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई है, तो आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप हमसे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। अब देखिए, कुछ शब्द यहाँ मिले हैं, थोड़ा उनको ध्यान दीजिए। असंतुष्ट, जो स्थापित विश्वासों और तरीकों का ना मानता हो। अब देखिए, जो चीज़ है जिनको स्टैब्लिश किया गया है, वो आदमी उनमें विश्वास ना रखता हो और तरीकों को ना मानता हो, वो क्या है? असंतुष्ट है। ठीक, देखिए, ये आप लोग पढ़ सके हैं कि विजय आपका बीमारी और व्यापार क्या था, ग्लोबलाइजेशन में क्या उसका इम्पैक्ट था। ठीक है, ये देखिए चित्र, अद्भुत चित्र आपके पास है, तो हम लोग इसको भी देख पाए थे। और ये देखिए, वेनिस और पूर्व विश्व से आए व्यापारी चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं, मार्को पोलो। ये ट्रेड का उस समय का बहुत फेमस है। ठीक है बच्चों, देख रहे हैं आप लोग। और इसी में हम लोग ये देख रहे थे कि कैसे हम लोग जब आप ग्लोबलाइज हुए तो कैसे हमारे जो खाद्यान्न चीज़ें थी उनमें कुछ बदलाव आया और क्या हम उनमें जुड़ा। और फिर हम लोगों ने देखा था अब आपका रेशम मार्ग जो आपका सिल्क रूट था उसकी क्या कहानी थी, और ये हमको अभी देखना है कि वो आपका वर्तमान में क्यों विवादित है, इसको थोड़ा हमको समझना है। ठीक है, और इससे पहले हम देख रहे थे आधुनिक युग से पहले क्या देख रहे हैं हम लोग? ग्लोबलाइजीकृत यानी कि भूमंडलीकृत विश्व का बनना, कि कैसे हमारी कंट्री ग्लोबलाइज हुई, इसको हमको देखना था। क्लियर है बच्चों? तो ये सारे पॉइंट, ये सारी चीज़ों को हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने घर पर जाकर रिवीजन कर लिया होगा। कोई भी ऐसा बच्चा जिसका कोई डाउट है, कोई आपका कमेंट है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है, तो आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। ठीक है, देखिए थोड़ा आगे शुरू करते हैं। तकनीकी की भूमिका। अब टेक्नोलॉजी का क्या भूमिका है, इस थोड़ी भूमिका पर हम लोगों को आपको विचार करना है कि क्या भूमिका। देखिए, इस घटनाक्रम में तकनीकी की क्या भूमिका रही है। रेलवे, भाप के इंजन, टेलीग्राफ, ये सभी तकनीकी बदलाव बहुत महत्वपूर्ण रहे। कह रहे जो भी आपका टेक्निकल जो भी आपके चेंजेस आए थे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। देखिए, चाहे रेलवे रही हो, चाहे आपका भाप से चलने वाला आपका इंजन रहा हो, चाहे आपका टेलीग्राफ रहा हो, इन सब चीज़ों में अंतर तो आए हैं। ये सभी तकनीकी बदलाव बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। उनके बिना 19वीं सदी में आए परिवर्तनों की कल्पना नहीं की जा सकती। तकनीकी प्रगति अक्सर चौतरफा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों का आपका परिणाम भी होती है। उदाहरण के लिए औपनिवेशिकरण के कारण यातायात और परिवहन संसाधनों में भारी सुधार किए जाए। तेज चलने वाली रेलगाड़ियां, बनी बोगियों का भार कम किया जाए, जलपोतों का आकार बढ़ाया जिससे किसी भी उत्पाद को खेती से दूर के बाजारों में कम लागत और ज़्यादा आसानी से पहुंचाया जा सके। अब देखिए, सबसे पहले समझिए, जब आपकी टेक्नोलॉजिकल जो आपका डेवलपमेंट होता है तो उससे आपका चौतरफा जो क्या होती है, आपकी प्रगति होती है। जैसे आपके सामाजिक भी आपकी प्रगति होती है, आपकी राजनीतिक प्रगति भी होती है, और आर्थिक कारक तो इसके रिजल्टेंट है, उनमें तो आपका बदलाव दिखाई देता है। अब देखिए, ये तकनीकी का ही तो प्रभाव है कि मैं आपको वर्चुअल से पढ़ा रहा हूँ और आप मुझसे पढ़ पा रहे हैं। एक फ़ोन को ले लीजिए कि आज की तारीख में फ़ोन में हर एक सुविधा वो उपलब्ध है कि आप कहीं भी जाइए, पूरा ज्ञान, पूरी तकनीकी, बहुत सारी चीज़ें आपके पास उपलब्ध रहती हैं एक मोबाइल के माध्यम से। तो ये तकनीकी का ही विस्तार है कि कैसे विश्व के रूप में ये आपका बढ़ना शुरू हुआ और कैसे विश्व तक ये पहुंचा, इन सबको हमको समझना है।
ताकि ये सारी चीजें किस प्रकार से हैं, किस प्रकार से इनका घटनाक्रम है, ये हमको थोड़ा सा वो आपको समझना है कि क्या सारी चीजें हैं, इनको ध्यान दें सभी बच्चे। तो आज के इस लेक्चर के अंतर्गत बच्चों, आप लोगों को सारा टॉपिक आपका समझ आया होगा, मेरी ऐसी उम्मीद है। अगर कोई भी ऐसा बच्चा है आपका किसी भी स्कूल से, जो आपको टॉपिक के संबंधित कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है, तो आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न, आप अपना डाउट हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, ठीक है बच्चों? और आपको प्रॉपर तरीके से ये चीज़ें आपको समझ आ गई कि हम लोग कैसे ग्लोबलाइज हुए, कैसे विश्व अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा था, और इसके बीच का जो हम लोग आपका समय देख रहे हैं, इस समय के बीच में कौन-कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं, क्या ब्रिटेन की स्थिति है और कैसे ब्रिटेन बाहर की तरफ आपका निकल रहा है, क्या औद्योगिक आपकी डिमांड है, क्या लोगों की डिमांड है ब्रिटेन के, इन सब चीज़ों को आप लोगों ने इस लेक्चर के माध्यम से पढ़ा, और तकनीकी उन्नति क्या है आपने उसको भी जाना। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।